मीरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब कद आदम आईने में उसने अपना सरापा देखा तो वो पलकें झपकाना तक भूल गई। वो गंदुमी रंगत की एक पुरकशिश लड़की थी, मगर मेकअप ने उसको बिल्कुल ही अलग लुक दे दिया था, जिसे देखकर वो आज खुद को भी पहचानने से कासिर हो गई। अपने ही अक्स को देखकर उसकी सांसें जैसे रुक गई। एक लम्हे को वो ठुठकी, ये मैं हूं। हालांकि उसने कोई बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन हल्के फुल्के मेकअप से ही उसकी गंदुमी रंगत दमकने लगी थी। कानों में सुनहरी झुमके भले लग रहे थे और काजल भरी आंखें ख्वाबनाक सी लग रही थी। सब कुछ इतना मुकम्मल, इतना दिल को छू लेने वाला था कि वो शर्मा सी गई। उसने पहली बार अपने बाल शानों पर खुले छोड़ दिए। जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अपना लहंगा उठाकर कमरे से बाहर निकली तो सामने से आती चच्ची उसे देखकर रुक गई। उन्होंने पलकें सुकेड़कर मीरब को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में हमेशा की तरह हसद झलकने लगा। पल भर को जैसे उनके लब सिल गए थे। तौबा, इतना तेज रंग पहन लिया तुमने। हल्का रंग पहना करो ना, तुम कौन सी कोई बहुत गोरी चिट्टी हो। ये रंग तो गोरी लड़कियों पर जचता है। एक पल को उनकी बात सुनकर मीरब का दिल बैठ गया, लेकिन फिर जल्द ही खुद को संभाल कर बोली, चच्ची, अब शादियों पर कौन फीके रंग पहने। वैसे भी ये मेरा फेवरेट रंग है और मुझे बेहद पसंद है। वो यकदम पुरएतमाद लहजे में बोली तो चच्ची के चेहरे पर छाया बुग़्ज़ का रंग कुछ और भी गहरा हो गया। साफ पता चल रहा था कि उन्हें मीरब का जवाब पसंद नहीं आया और वो उसे सुनाने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन फिर चुप कर गई। मीरब के लिए ये मौका गनीमत था। वैसे भी उसके भाई की शादी थी और वो इनके साथ मुंह लगाकर कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। वो आज बहुत खुश थी, इसलिए अपनी इस खुशी को उनके साथ उलझकर ख़राब करने से बहुत बेहतर था कि वो उनको उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए। इस ख्याल के आते ही वो मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरी तो चच्ची एकदम से उसकी खामोशी से नकल उतारते मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। मीरब जो ही हॉल में पहुंची तो हर किसी की निगाह अपने चेहरे की तरफ उठते देखकर वो थोड़ा सा झिझकी, मगर हर आंख में उसके लिए सताइश ही सताइश भरी हुई थी। हर एक उसकी तारीफ करने लगा तो वो फूले ना समाई, लेकिन उनमें एक नज़र ऐसी थी जो इसके चेहरे पर ऐसी ठहरी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह थी कि शर्म से उसकी पलकें झुक सी गईं। चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। तभी उसके मोबाइल पर रिंग टोन बजने लगी तो उसने झटपट फ़ोन कानों के साथ लगाया तो दूसरी तरफ से इंतहाई बेकरार आवाज़ सुनकर उसके दिल के तार बज उठे। उसने निगाह उठाकर देखा तो कुछ फासले पर जैन कानों से मोबाइल लगाए खड़ा था और इसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। पास आओ, वो भारी लहजे में बोला तो मीरब के गाल हया से सुर्ख हो गए। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कमर मोड़कर धीमे से बोली, चेहरा क्यों फेर लिया, मेरी तरफ मुड़ो, अभी तो दीद की प्यास भी नहीं मिटी। नहीं जैन, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा सुनो, बाहर आओ, मैं बाइक लाता हूँ। क्यों, कहाँ जाना है? बस तुम्हारे संग कुछ पल गुजारने हैं। जैन प्लीज, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस वक्त मैं बाहर कैसे जाऊंगी? क्यों, इस वक्त क्या हो गया जो तुम बाहर नहीं जा सकती? जैन, लगता है तुम होश में नहीं हो। भाई की मेहंदी की रस्म होने वाली है, मेहमानों से घर भरा हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं आउटिंग के लिए? क्या बचपना है तुम्हारा भी? जैन, मौके की नज़ाकत को तो समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं बाहर जा रहा हूँ बाइक लेने, तुम आ जाना। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया तो मीरब एकदम से मुड़ी तो उसका दिल धक से रह गया जब उसने जैन को वाकई दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ता देखा। जैन उसका फर्स्ट कज़न था, चच्ची का इकलौता चश्मो चराग। यही वजह थी कि चच्ची को वो आखिरी हद तक बर्दाश्त करती। जैन और वो बचपन से एक साथ इस घर में पले बड़े थे। वो एक साथ खेलते भी थे और लड़ते भी थे, मगर मीरब को पता ही ना चला कि कब वो और जैन एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जैन का कद लंबा, रंग सांवला, मगर नैन नक्श बेहद पुरकशिश थे। हल्की बड़ी हुई दाढ़ी उस पर गजब ढाती। ऊपर से जिम जा जाकर एक्सरसाइज से उसके बाजुओं के डोले और चौड़ी छाती उसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर गई। मीरब को खुद से कदावर मजबूत सा जहन अच्छा लगने लगा था। जब भी वो उसे देखती तो
उसे अपनी किस्मत पर रश्क आता। वो आज भी सभी लड़कों में से अलग दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मीरब की सांसें चढ़ने लगी। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, हाथ में मोबाइल कानों से लगाकर वो उसे बातें मनवा रहा था। ये और बात है कि मीरब इनकार कर रही थी। उसने लम्हे भर में मीरब को दिल ही दिल में दुल्हन बना दिया था। जब मीरब हॉल के अंदर आई तो उसका दिल जोर से धड़का। उसने फौरन 2 टोक अल्फाज में कहा, फौरन बाहर आओ, मैं मजीद तुमसे कुछ और नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मीरब ने चौंक कर उसे देखा। इसका दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया हो। ऐसे मौके पर जब भाई की मेहंदी की रस्में शुरू हो चुकी थी, वो कैसे बाहर जा सकती थी? मगर ज़ैन के चेहरे पर अजीब जिद थी, जैसे उसके बिना वो सांस नहीं ले पाएगा। मीरब ने इर्द गिर्द से नजरें चुराईं और वो हॉल से निकलकर घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, मगर जब वो बाहर पहुंची तो ज़ैन पहले से बाइक पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो सिर्फ 10 मिनट में आ जाएंगे, तुमसे कुछ बात करनी है। मीरब ने खफकी से कहा, ज़ैन बात यहाँ भी हो सकती है। नहीं हो सकती तभी तो कह रहा हूँ। ज़ैन भाई की मेहंदी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। ऐसे वक्त में अगर मैं किसी को नजर ना आई तो सब परेशान होंगे। और तुम्हें अम्मी अब्बा का तो पता है ना, वो मुझ पर कितने खफा होंगे। ज़ैन ने बाइक को थोड़ा सा आगे किया और कहा, मुझ पर एतबार नहीं है, बस 10 मिनट, तुम्हारी कसम। ये जुमला सुनते ही मीरब हार गई। वो अपना भारी लहंगा संभालती आहिस्ता आहिस्ता बाइक के करीब आई और बैठ गई। ज़ैन के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई, जैसे वो आज दुनिया जीत गया हो। वो बाइक स्टार्ट करता हवाओं में उड़ने लगा। रास्ते भर मीरब खामोश रही। वो शर्मिंदगी, घबराहट और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि ये क्या कर बैठी, और अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। ज़ैन ने बात छेड़ी, तुम्हें मालूम है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मीरब ने नजरें झुका ली। ज़ैन का एक हाथ बाइक पर और दूसरा पीछे की तरफ मीरब के हाथ को थामे हुए था, जैसे वो हर लम्हे मीरब के करीब रहना चाहता हो। ज़ैन ने होटल के बाहर बाइक रोक दी। मीरब ने फौरन सवालिया नजरों से देखा, ये कहाँ ले आए हो? बस कुछ नहीं, अंदर आइसक्रीम खाने ले जा रहा हूँ। तुम्हें पसंद है ना चॉकलेट आइसक्रीम? मीरब ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ज़ैन ये सही नहीं है, ये जगह घर से काफ़ी दूर है। ज़ैन ने बाइक को लॉक लगाया। तो मुझ पर भरोसा करो, मैं जल्द पहुंचा दूंगा तुम्हें। मीरब खामोश रही और ज़ैन के पीछे होटल के अंदर दाखिल हो गई। रेस्टोरेंट बहुत शानदार था। कोने की टेबल पर बैठकर ज़ैन ने उसके लिए आइसक्रीम मंगवाई। रोमांटिक धुन ने माहौल को और भी रोमांटिक कर दिया। ज़ैन की नज़रें मुसलसल मीरब के चेहरे पर थीं, जैसे वो इस लम्हे को कैद करना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अजीब नशा था, मोहब्बत, हविस, बेकरारी जैसी नाकाबिले बयान कैफियत मीरब महसूस कर रही थी। जब आइसक्रीम ख़त्म हुई तो ज़ैन ने आहिस्ता से कहा, एक बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होगी? मीरब ने चौंक कर देखा। क्या? ज़ैन ने नज़रें झुकाकर कहा, चलो ऊपर चलते हैं, रूम में कुछ देर बात करेंगे। तुम भी आराम कर लो, वैसे भी तुम थक गई होगी। मीरब का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने फौरन कहा, ज़ैन तुम्हें होश है कि क्या कह रहे हो? मैं किसी रूम में नहीं जाऊंगी। ज़ैन का लहजा बदल गया, उसकी आंखों में जिद आ गई। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो फिर मसला क्या है? मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, तो फिर ड्रामे मत करो। मसला है ज़ैन, जो तुम्हें शायद महसूस नहीं हो रहा। मेरा यूं तुम्हारे साथ अकेले आना भी कोई काबिले कदर बात नहीं है। मैं पहले ही अपनी लिमिट काफ़ी क्रॉस कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा तो मुझसे कोई तवक्का ना करो। इसमें क्या बुराई है? तो इसमें अच्छाई क्या है ज़ैन? मैं तुमसे तने तन्हा कमरे में नहीं मिल सकती। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं है ज़ैन, बात उसूल की है। तो हम शादी तो कर रहे हैं, फिर तुम्हें डर किस बात का है? अगर शादी से पहले हम थोड़ा सा एक दूसरे को ज़्यादा जान लें तो क्या बुराई है? तुम्हें अगर मुझे जानने का बहुत ही शौक है तो अपनी अम्मी से कहो ना कि वो रिश्ता लेकर हमारे घर आए। देर किस बात की? अम्मी को कहा है, फिक्र मत करो। हाँ, तो जब तुम्हारी अम्मी रिश्ता लेकर आएंगी और तुम्हारी दुल्हन बनाकर ले जाएंगी तो मुझे तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं होगा। मगर अभी
शादी से पहले तुम मुझसे कोई तवक्को ना रखो। देखो ये तुम अब ज्यादती कर रही हो। मैंने तुम्हारी वजह से कमरा बुक करवाया था कि कुछ पल हम एक साथ इकट्ठे गुजारेंगे, और अब तुम हो कि मेरी बात नहीं मान रही। क्या अपने महबूब को इतना तड़पाओगी? जैन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बेहतर होगा कि मुझे घर छोड़ाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मीरब, क्या तुम ये बात नहीं जानती? मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं भी तुमसे बढ़कर मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जैन, मेरी बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह। मैं इस वक्त यहाँ आ गई, ये मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है। ये कहकर वो कुर्सी से उठी, मगर जैन की आंखों में गुस्सा सा तैर गया। उसका उठने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो कुर्सी पर फैल कर बैठ गया और सख्त लहजे में बोला, तो फिर जाओ ना, किस बात का इंतजार कर रही हो तुम? लड़कियों का यही मसला है, जब जरूरत हो तब साथ, जब बात आगे बढ़े तब पीछे हट जाना। देखो जैन, मैं पीछे नहीं हट रही, बात उसूल की है। भाड़ में जाएं तुम्हारे उसूल, मैं ना तुम्हें मानता हूं ना तुम्हारे उसूलों को। हाँ, तुम वाकई बहुत खुदगर्ज हो, ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तो ठीक है, कोई गर्ज वाला ढूंढ लो ना, मैं तो ऐसा ही हूँ। मीरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना दुपट्टा संभाला और तेजी से होटल से बाहर निकल गई। जैन ने पीछे से आवाज दी, मगर वो नहीं रुकी। वो होटल की सीढ़ी से उतरकर सामने की सड़क पर आकर इस उम्मीद पर खड़ी हुई कि जैन उसके पीछे पीछे आएगा और माजरत करके उसे बाइक पर बिठा लेगा। लेकिन उसे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि जैन होटल से बाहर निकला ही नहीं। वो यकीनन अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा होगा जहां वो उसे छोड़ कर आई थी। लेकिन उस जिद्दी की खातिर वो मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। घर में अम्मी अब्बा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि वो अपने भाई की लाडली छोटी बहन थी, और उसका भाई शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि उसकी बहन मेहंदी की रस्म करे। ऐसे में जब वो उन्हें नजर नहीं आएगी तो वो उसकी तरफ से कितना मशकूक होगा। ये सोच सोच कर ही उसके पसीने छूटने लगे। अगर खुदा न ख्वास्ता उसे गेट से अंदर आते अब्बा या अम्मी और भाई में से किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी कि इस वक्त वो क्यों बाहर निकली थी? या खुदा, मैंने जैन की बात मानी ही क्यों? वाकई सही कहा है, मोहब्बत अंधी होती है। अब देखो तो जरा इस बंदे को, लिहाज नहीं, यहाँ लाकर मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? ऊपर से मैंने ड्रेस ऐसा पहन रखा है। खुदाया तू ही खैर करना मेरे लिए, मैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर बैठ गई हूँ। आते जाते लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने दुपट्टा अपने ऊपर फैलाकर तो ले लिया था, मगर ये दुपट्टा ऐसा नहीं था जो उसका सतर छुपाता। नेट का दुपट्टा उसके बदन की रानाइयाँ भला कहाँ छुपा सकता था। खुदा खुदा करके सामने से आते रिक्शे को उसने इशारा किया। वो जो ही उसके पास रुका तो भाव ताव किए बगैर ही वो रिक्शे में बैठी और उसे घर का एड्रेस समझाया। रिक्शा चल पड़ा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या उसने सही किया? कहीं जैन उससे हमेशा के लिए खफा ही ना हो जाए। वो ऐसा ही जिद्दी था, जब नाराज हो जाए तो कई कई हफ्तों खफा रहता था। और आज तो वो उसे जिस कंडीशन में छोड़कर आई थी, उससे तो लगता नहीं था कि वो जल्दी से राजी होगा। रिक्शा तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रहा था और मीरब की नजरें अपने मोबाइल पर जमी थी। उसने कई बार लॉक खोला, फिर बंद किया। दिल चाहता जैन का कोई मैसेज आ जाए, शायद वो माफ़ी मांग ले या कम से कम पूछ ले कि वो खैरियत से पहुंची या नहीं। मगर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ वक्त तब्दील हो रहा था, मगर उसकी तरफ से कोई भी खट्टा मीठा मैसेज नहीं आ रहा था। तो वो मज़ीद परेशान हो गई और दिल में एक दर्द सा उतर आया। क्या जैन वाकई इतना लापरवाह और कठोर दिल है कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो तन्हे तन्हा ऐसे ड्रेस में कराची की सड़क पर अकेले सफ़र कर रही है, जो कि किसी रिस्क से कम नहीं था। उसने बैठे बिठाए उसे कितना गैर महफूज कर दिया था, लेकिन उसे जैन पर गुस्सा आने की बजाय खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी जैन बला का जिद्दी था, अनापरस्त था। बचपन में भी जब लड़ता तो कई दिन तक बात नहीं करता, और आज तो बात उसकी मर्दाना अना की थी, जिसे वो चोट पहुंचा कर आई थी। वो चाहकर भी उसकी बात नहीं मान सकती थी। ये बात मानने वाली नहीं थी।
आखिर जैन इतनी सी बात को क्यों नहीं समझ रहा था? ना वो बच्चा है और ना मैं बच्ची हूँ कि जो घर के किसी कोने में बैठकर घर घर खेलेंगे तो कोई बुरा नहीं मनाएगा। वो मुसलसल जैन के बारे में सोचते हुए कुढ़ने लगी कि आखिर जैन ऐसा हसास मुतालबा कर ही क्यों रहा है? आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी कि अचानक रिक्शा एक झटके से रुका तो मीरब का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो चौंक कर सीधी हुई और रिक्शा ड्राइवर की तरफ देखने लगी। सब खैरियत है? क्या हुआ? रिक्शा क्यों रोका? उसकी आवाज में उलझन और हल्की सी घबराहट थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। दरअसल जी, लगता है टायर की हवा कम हो गई है, मैं देख लेता हूँ। मीरब ने बेचैनी से गर्दन हिलाई और रिक्शे से नीचे उतर आई। ये काफ़ी मारूफ कराची मार्केट थी, लेकिन दुकानदार आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुकानें एक एक करके बंद कर रहे थे। चारों तरफ हू का आलम था। एक दो स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी में वो हटकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन सड़क पर कोई और रिक्शा, कार या मोटरसाइकिल नज़र नहीं आ रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जल्दी से टायर का मसला हल हो और वो यहाँ से निकले। मगर वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और रिक्शे का ड्राइवर मुसलसल अपने रिक्शे के साथ लगा हुआ था। वो शदीद उलझन का शिकार होने लगी। बार बार घड़ी देखती तो उसका दिल तेज़ी से गुजरते वक्त के साथ डूबने लगता। उसने बार बार अपना मोबाइल खोला और जैन की चैट पर जाकर देखा। वो ऑनलाइन था, लेकिन कोई एक आध मैसेज भी उसने नहीं भेजा। दिल में हल्की सी टीस उठी, आंखों में नमी झलकने लगी। काश वो सिर्फ एक बार पूछ लेता कि मैं कहाँ हूँ, ठीक हूँ या नहीं। दिल ही दिल में वो जैन से नाराज भी थी, खफा भी, लेकिन इस वक्त वो उसका चेहरा देखने को तरस रही थी। मोहब्बत की यही जिद्दी रविश इंसान को ढंग से खफा भी नहीं होने देती। उसका दिल चाह रहा था कि किसी से पूछे करीबी स्टॉप कहाँ है या कोई दूसरा रिक्शा यहाँ से मिल सकता है या नहीं, मगर ये पूछना भी किसी खतरे से कम नहीं था। कोई उसे अकेला देखकर कहीं उसके पीछे ही ना पड़ जाए। इस ख्याल से उसका दिल लरजने लगा। पसीने से उसका चेहरा तर हो गया। मैरून रंग का भारी लहंगा, जेवरात और थकन से बोझल वजूद, सब कुछ जैसे उस पर हावी होता जा रहा था। इसी उलझन में वो सड़क किनारे बैठ गई। तभी दूर से इसे एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक की रोशनी अंधेरे को चीरती उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। दिल में एक लम्हे को उम्मीद जागी, जैन आ गया। भला वो जितना भी नाराज हो मुझे यूं अकेला कैसे छोड़ सकता था। एकदम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल उठी। वो जोश में खड़ी हो गई, दुपट्टा दुरुस्त किया और नम आंखें साफ की। मगर जैसे ही बाइक करीब पहुंची और सवार का चेहरा दिखाई दिया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जैन नहीं बल्कि उसका बहनोई था, तौकीर बाजवा, जो अपने सर से हेलमेट उतारकर उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो। मीरब, तुम और यहाँ सब खैरियत है? मैरून रंग के लहंगे में जेवरात से लदी फंदी तन्हा सड़क के किनारे बैठी ये मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। वो बाइक से उतरकर उसके करीब आकर खड़े हो गए और भवें उचकाते हुए पूछने लगे, मीरब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मीरब का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसके अल्फाज गुम हो गए, जबान जैसे तालू से चिपक गई हो। मैं वो सिर्फ इतना ही बोल सकी। मीरब का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो ना असल बात बता सकती थी और ना ही उसे कोई बहाना सूझ रहा था। अब अगर तौकीर ने किसी को कुछ बता दिया तो? उसने गड़बड़ा कर कहा, वो भाई की मेहंदी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने निकली थी, रिक्शा खराब हो गया। तौकीर ने नजरें झुकाई जैसे उसकी कहानी के हर लफ्ज़ को तोल रहा हो। फिर नरमी से कहा, रिक्शे वाले को पैसे तो नहीं दिए तुमने? तो मीरब ने इनकार में सर हिलाया तो वो फौरन रिक्शे वाले की तरफ गई और अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर उसका किराया अदा किया और फिर अपनी बाइक की तरफ आई और उससे कहा, चलो बैठो। मीरब बगैर हिचकिचाए चुपचाप बाइक पर बैठ गई। दिल में खौफ, शर्मिंदगी सब उसके साथ साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते भर वो खामोश रही। तौकीर ने भी कोई सवाल नहीं किया। बाइक सड़क पर रवां थी और दिल में बेशुमार अंदेशे। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर उसके अब्बा खड़े थे। उनके चेहरे पर शदीद परेशानी देखकर मीरब नदामत में घिर गई। अब्बा के पूछने पर उसने बहाना बना दिया कि गिफ्ट लेने गई थी, तो वो चुप हो गए। तो इसने भी शुक्र के कलमे पढ़े
کہ کسی نے زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کی کہ اگر میں گفٹ لینے گئی تھی تو وہ کہاں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ تو خالی تھے، اور یہ چیز بہت بڑی سوالیہ نشان بن جاتی۔ بیٹھے بٹھائے اس کا کردار مشکوک ہو جاتا، اور اسی کی وجہ سے صرف اور صرف زین ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی اسے شدید غصہ آنے لگا۔ وہ نظریں گھما کر دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن کہیں پر بھی اسے زین دکھائی نہیں دیا۔ وہ اب تک گھر نہیں آیا۔ اب یہ نئی پریشانی اسے گھرنے لگی۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مہندی کا فنکشن خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سب گھر والے آرام کے لیے لیٹ گئے، کیونکہ بارات دوسرے شہر جانی تھی، اسی لیے صبح جلدی نکلنا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، لیکن میرب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی زین کی بائک گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ دوڑ کر لاؤنج میں گئی، مگر زین اس کی طرف دیکھے بغیر بائک کی چابی لہراتا میرب کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور آنکھوں میں ایسی اجنبیت تھی جس نے میرب کو ساکت کر دیا۔ زین کبھی یوں اجنبی نہ ہوا تھا۔ وہ غصے میں ہوتا، بحث کرتا، مگر ایسا نظر چرا کر گزر جانا یہ اس کے لیے نیا تھا۔ دل میں خالی پن سا اتر آیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ زین کو روک کر گلہ کرے، مگر وہ یہ بات اچھے سے جان گئی کہ جس موڈ میں وہ اس کے سامنے آیا ہے، اس میں شاید وہ اس کا گلہ کبھی نہیں سنے گا، بلکہ الٹا اسے لینے کے دینے پر جائیں گے۔ اسی لیے خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ اگلے دن بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف ہنسی خوشی کا ماحول تھا، مگر میرب کی آنکھیں مسلسل زین کو تلاش کر رہی تھی، اور جب اسے زین دکھائی دیا تو اسے نگین کے ساتھ دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ زین جو پہلے میرب کے پیچھے پڑا رہتا تھا اب نگین کے گرد گھوم رہا تھا، اور نگین وہ تو جیسے زین پر فدا ہو گئی تھی۔ بات بے بات ہنسی، آنکھوں میں شرارت اور ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوشش۔ میرب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے زین کی ہر حرکت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی زین اسے چڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مگر اب یہ سب کچھ حد سے بڑھ رہا تھا۔ رات جب بارات واپس آئی اور دلہا دلہن کمرے میں جا چکے تھے تو میرب دودھ کا گلاس لے کر بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ زین بائک کی چابی انگلی میں گھماتے باہر جا رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں لاپرواہی لیے یوں گزر رہا تھا جیسے وہ میرب کو جانتا ہی نہ ہو۔ میرب کا ضبط جواب دے گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ زین رکا اور سرد لہجے میں بولا۔ تم سے مطلب؟ میرب کی سانس رک گئی۔ وہ زین کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، مگر وہاں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، صرف ایک خالی پن تھا۔ نگین تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے۔ تم جانتے نہیں اس لڑکی کو کہ وہ کیسی ہے؟ تم سے بہت بہتر ہے۔ تمہاری طرح نخرے نہیں کرتی، نہ ہی موڈی ہے۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ زین نے اس پر طنز کرتے کہا تو میرب بجھ سی گئی۔ میرا بھلا نگین سے کیا مقابلہ؟ تم میرا اور اس کا موازنہ کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم جانتے ہو اس کے کتنے افیئرز مشہور ہیں خاندان میں؟ ہر کسی کے ساتھ چکر چلایا ہے اس نے۔ زین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو تم کیوں پرواہ کر رہی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر میرب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ وہ اسے نگین کے ساتھ کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کی کن پٹیاں پھٹنے لگی۔ میرب کے کانوں میں بار بار زین کے الفاظ گونجنے لگے۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ وہی زین تھا جس نے ایک وقت میں کہا تھا کہ تمہارے بغیر سانس لینا مشکل ہے۔ یہ وہی زین تھا جو اس کی ذرا سی خاموشی پر بے قرار ہو جایا کرتا تھا، جس نے چچی کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس کے ہر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، چاہے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروانے کا معاملہ ہو یا لانے لے جانے کا۔ وہ ہمیشہ اپنے سارے کام چھوڑ کر میرب کے لیے حاضر ہو جاتا، اور اس کی یہی بات چچی کو بہت ناگوار گزرتی۔ وہ اکثر زین سے اسی بات پر لڑتی تھی، مگر زین نے کبھی بھی اپنی ماں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن اب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا اجنبی ہو گیا تھا کہ میرب کی آنکھیں دھندلا گئیں، قدم لرزنے لگے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ دودھ کا گلاس سنبھالا اور بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی مسکرا رہی تھی، تھکن زدہ چہرے پر خوشی کی جھلک تھی۔
मीरब ने उनके सामने दूध रखा और आहिस्ता से कहा, भाई का बहुत ख्याल रखना, वो दिल से तुम्हें अपनाएगा। भाभी मोहब्बत से मुस्कुराई तो वो खिल उठी और उसे दुआएं देती बाहर आ गई। मगर जैसे ही वो कमरे से निकली, उसकी मुस्कुराहट गम में बदल गई। जैन के ख्याल ने उसे कहीं का नहीं रहने दिया। उसके दिल से रह रह कर एक हुक सी उठ रही थी। वो बरामदे से गुजरती सहन में पहुंची तो उसे अपने भाई के चेहरे पर शदीद परेशानी नजर आई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, मगर उसके चेहरे की परेशानी, माथे पर शिकने और बार बार हाथों का माथे तक जाना, सब कुछ गैर मामूली लगा। जो ही फ़ोन बंद हुआ तो वो अपने भाई के करीब गई। भाई, सब खैरियत है? उसने धीरे से पूछा। भाई ने एक नज़र उसे देखा, फिर परेशानी से बोले, बजिया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बाजी को? वो फिक्रमंदी से बोली। तोकीर भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इस हालत में उन्हें अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। तुम ऐसा करो, अम्मी को जगाओ, तुम और अम्मी हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि हसाम को संभालना अम्मी के बस की बात नहीं होगी। मीरब ने एकदम सर हिलाया और फौरन अंदर की तरफ भागी। बाजी की तबीयत खराबी का सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने बड़े तरीके से अम्मी को बजिया के बारे में बताया तो उसकी अम्मी बेहद परेशान हो गई। उनके 3 ही तो बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, जिसमें से उन्होंने बड़ी बेटी बजिया की शादी करवा दी और बेटे की दुल्हन भी ले आई। अब सिर्फ मीरब रह गई थी और वो इसी इंतज़ार में थी कि उनकी देवरानी जैन के लिए मीरब का हाथ मांगे तो इस फरीज़े से भी सुबुकदोश हो जाए। लेकिन उनकी देवरानी तो टस से मस नहीं हो रही थी, तो वो भी अल्लाह पर तवक्कुल करके इंतज़ार करने लगी। लेकिन मीरब की ज़िंदगी की काया ही पलट गई जब उसकी बड़ी बहन बजिया को अचानक शदीद हार्ट अटैक हुआ। घर में कोहराम मच गया। मीरब, उसकी माँ और भाई फ़ौरन अस्पताल पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें यह अलमनाक खबर मिली कि बजिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर सब सकते में आ गए। मीरब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ की सिसकियाँ और भाई के आंसुओं ने माहौल को मजीद बोझल बना दिया। चंद दिन बाद तौकीर की बूढ़ी वालदा मीरब के घर आई, लेकिन जब उनके आने के मकसद का मीरब के वालिदैन और भाई को पता चला तो वो हैरान रह गए। मगर चूंकि मेहमान थे, लिहाजा इज्जत से उन्हें बिठाया गया। वो उन सब की खामोशी और दुख को बहुत अच्छे से समझ रही थी, लिहाजा उन्हें समझाते हुए बोली, आपकी अगर बेटी फौत हुई है तो हमारे घर में तो ये रिश्ता कई नामों से जुदा हुआ है। वो मेरी बहू नहीं थी, बेटी थी। मैं तो अपनी बेटी से महरूम हो गई। तौकीर की बेहतरीन हम सफ़र थी और सबसे बढ़कर हसाम की माँ थी। हम सब उसके जाने से अपनी अपनी जगह पर बेइंतहा तन्हा हो गए हैं। हम तो किसी न किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मैं हसाम का क्या करूं? वो अभी सिर्फ चंद हफ्तों का बच्चा है, हमारे घर की पहली खुशी है। तौकीर ने कुछ दिनों की छुट्टियां ली हैं, लेकिन जब उसका ऑफिस शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकूं। इसलिए हमें ऐसी लड़की चाहिए जो बच्चे को माँ बनकर संभाले। मैंने मीरब को बहुत करीब से देखा है। वो इंतहाई सलीकामंद और मोहब्बत करने वाली लड़की है। वो जितने अच्छे अंदाज में हसाम की परवरिश करेगी, उसके मुकाबले में दुनिया की कोई लड़की वो ममता नहीं दे सकती जो हसाम का हक बनती है। मैं एक बार फिर अपने बेटे तौकीर के लिए आपके दर की सवाली बनकर आई हूँ। मुझे खाली हाथ मत लौटाएं। उनके मुतालबे पर पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। माँ की नज़रें मीरब पर, बाप के चेहरे पर पसीना। वो सब गुमसुम बैठे थे। मीरब के लिए वहाँ बैठना मुहाल हो गया तो वो उठकर अपने कमरे में चली आई, मगर उसके लिए बैठना दुश्वार हो गया। वो अपने कमरे में टहलने लगी। जैन से उसकी दोबारा बात नहीं हो पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि जैन को अपनी तरफ माइल करे, मगर वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। तौकीर बाजवा, जिन्हें उसने एक बहनोई की निगाह से देखा, उनसे अब निकाह की बात इसे हजम नहीं हो रही थी। इसकी अम्मी अंदर आई और धीरे से पूछा, बेटा, हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें सबसे पहले तुम्हारा फैसला अजीज़ होगा, लेकिन तुम जो भी फैसला करो, एक बात याद रखना कि हसाम तुम्हारी बजिया का इकलौता बेटा है, अभी छोटा है। उसके लिए मेरा दिल इनकार करने के लिए आमादा नहीं। मीरब ने सर झुका लिया। ना हाँ ना ना, जैसे उसकी हाँ ना का फैसला पहले ही तय हो चुका हो।
कमरे में बैठी वो कई लम्हे यूं ही चुप रही, फिर उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकले। जैन नगीन से शादी कर रहा था। ये खबर जब उसने सुनी तो उसे लगा जैसे कोई कयामत गुजर गई। वो बेइंतहा रोई। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने जैन को मनाने की भी कोशिश की, मगर वो तो ऐसा पत्थर दिल साबित हुआ कि उसकी ना हाँ में ना बदली। मगर धीरे धीरे ये खबर उसके लिए नॉर्मल होती चली गई। जैन उसके मुकाबले में एक नगीन जैसी लड़की का इंतखाब करेगा, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब अगर उसकी ज़िंदगी में जैन नहीं था तो उसकी जगह कोई भी होता, भला क्या फ़र्क पड़ना था। ये सोचकर मीरब ने तौकीर बाजवा के लिए हाँ कर दी। उसके हाँ करने की देर थी, तौकीर बाजवा की वालदा ने झटपट निकाह की तारीख मांगी और 2 दिन के अंदर अंदर उसका निकाह तौकीर बाजवा के साथ हो गया। निकाह इंतहाई सादगी से हुआ, ना कोई शोर शराबा, ना बैंड बाजा, ना कोई रुखसती की रस्म। बस मौलवी साहब आए, कागज़ पर दस्तखत हुए और मीरब अब मिसेस तौकीर कहलाने लगी। निकाह के बाद जब वो तौकीर के साथ घर आई तो बज्जिया की याद ने उसके दिल में चुटकी सी काटी, तो उसका दिल उदास सा हो गया। काश बज्जिया जिंदा होती तो अपने हंसते बसते घर को खुद संभालती। वो अपने ही बहन के घर में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी कि अचानक मीरब को हसाम के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो बेचैन होकर खड़ी हो गई। इतने में तौकीर ने कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ तो उसकी गोद में हसाम था, जो बिलक बिलक कर रोए चले जा रहा था। मीरब ने आगे बढ़कर हसाम को तौकीर की गोद से लिया तो हसाम एकदम से खामोश हो गया, जैसे वो अपनी खाला की गोद को बहुत अच्छे से जानता हो। तौकीर बाजवा अपने बेटे को खामोश और मुतमईन मीरब की गोद में देखकर पुरसकून हो गया और फिर धीरे से बोला, ये मेरा सब कुछ है, इसका बहुत ख्याल रखना है। मीरब ने कुछ नहीं कहा, बस चेहरा झुकाकर हसाम की तरफ देखा। एक मासूम सी जान जिसे अब वो माँ बनकर पालेगी। तौकीर जाने के लिए पलटा, मगर कमरे के दरवाजे पर रुककर आहिस्ता से बोला, तुम्हें वक्त दूंगा, मगर तुम्हारे और मेरे रिश्ते में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। बस हसाम को माँ का प्यार चाहिए, इसमें किसी तौर पर भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो खुद तो बाहर चला गया, लेकिन मीरब का दिल पुरसकून हो गया। अभी वो इस रिश्ते को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी। वो खाला से माँ बनने तक के सफ़र को तो आसानी से तय कर गई, लेकिन तौकीर की बीवी बनकर उसे शौहर का हक देना उसके लिए इतना आसान नहीं था, जबकि उसके दिल पर अब तक ज़ैन का कब्ज़ा था, जो उसे कदम कदम पर टूट टूट कर याद आ रहा था। उसके और ज़ैन के दरमियान कोई भी हाल नहीं हुआ था। ये फ़कत ज़ैन की अपनी ज़िद और अना थी जिसने उन दोनों को जुदा कर दिया। वो हसाम के साथ अलग कमरे में रहने लगी, जबकि तौकीर बाजवा दूसरे कमरे में सोता। वो मामूल के सारे काम कर रही थी। तौकीर और वो एक फासला रखकर मामूली सा कलाम एक दूसरे से करते, मगर उससे आगे ना तो कभी तौकीर ने अपने कदम बढ़ाए और ना ही मीरब उसके करीब गई। मीरब को एक चुप सी लग गई। वो हसाम को संभालती हुई घर के काम काज करती और रात होते ही हसाम को लेकर कमरे में बंद हो जाती। तौकीर भी अगर गुफ्तगू करता तो उसका हवाला ज़्यादातर हसाम ही होता। मगर एक रात जब हसाम को बुखार हो गया तो मीरब ममता की फिक्र में पूरी रात हसाम को लेकर संभालती रही। माथे पर पट्टियाँ रखी, दवाई पिलाई। तौकीर भी जागता रहा, एक कोने में बैठा खामोशी से सब कुछ देखता रहा। सुबह जब हसाम का बुखार उतर गया और वो फीडर लेने गया तो मीरब की जान में जान आई। तौकीर जो खुद भी सारी रात मीरब के साथ जागता रहा था, मीरब को देखकर उसके अंदर खुद ब खुद ही जज्बात का एक तूफान सा उबल पड़ा और वो उसके करीब आया और आहिस्ता से बोला, तुमने आज माँ का हक अदा कर दिया है। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया मीरब। मीरब ने खामोश नज़रों से तौकीर की तरफ देखा और फिर किचन की तरफ चली गई। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था तो उसने सोचा एक कप चाय बना लूं। इससे पहले कि वो चाय की देगची उठाती, तौकीर ने उससे वो देगची ले ली और कहा, तुम आराम से कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन कड़कदार चाय बनाता हूँ। फिर तुम चाय पीने के बाद जाकर सो जाना, मैं जाग रहा हूँ, हसाम को संभाल लूँगा। तो उसने हैरत से तौकीर की तरफ देखा। आपने आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मैंने छुट्टी ले ली है, इसलिए अब तुम बेफिक्र हो जाओ, चाय पियो और जाकर सो जाओ। तो उसने शुक्रगुजारी की नज़रों से तौकीर की तरफ देखा, जो इतना एहसास वाला था। वाकई
बजिया बहुत खुश किस्मत थी कि उन्हें ऐसा शौहर मिला। बस उनकी जिंदगी ने वफा ना की। ये सोचते उसकी आंखें नम हो गईं और दिल में कहीं ज़ैन का दर्द भी जाग उठा। तौकीर बाजवा इन दिनों मीरब का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो एहसासात जो छुपा छुपा कर रखे थे अब निगाहों से झलकने लगे थे और उन तमाम जज्बात का मरकज़ मीरब थी। शुरू में उसने बस ये सोचा था कि हसाम की परवरिश के लिए एक जिम्मेदार औरत की ज़रूरत है, मगर वक्त के साथ मीरब की संजीदगी, उसका खुलूस, उसकी वफादारी तौकीर के दिल में मुकाम बनाते चले गए। उसे कब वो इतनी अच्छी लगने लगी कि वो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा। वो अब उसे चाहने लगा था कि मीरब उसकी बीवी के हकूक़ अदा करे, एक बीवी की तरह उससे बात करे, मुस्कुराए, आंखों में आंखें डालकर उसके वजूद को तस्लीम करे। मगर मीरब वो रोज़े अव्वल से ही अपने जज्बात को ताला लगा कर बैठी थी। जब जब तौकीर ने उसके करीब होने की कोशिश की वो बुदक जाती, कभी हाथ पीछे खींच लेती, कभी नज़रें चुरा लेती। यहाँ तक कि एक दो बार उसने नरमी से हाथ थामना चाहा तो वो झटक कर अलग हो गई। ऐसे में तौकीर को यूं लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हो। वो अपनी ही बीवी के लम्स के लिए तड़प रहा था, मगर मीरब की अजनबियत उसे रोज़ अंदर से तोड़ती जा रही थी। वो मर्द था, एक मुकम्मल भरपूर मर्द। बीवी की वफ़ात को 5 महीने गुजर चुके थे और अब वो बेसब्रा हो चुका था। अब हर रात उस पर भारी होने लगी, हर लम्हा जैसे उसके जज्बात का इम्तहान बन गया था। उसे याद था बारिश का वो मंजर जब वो पहली बार अपनी मरहूम बीवी को लेकर आ रहा था। तभी उसने बारिश में भीगते हुए उसे बाजू से थाम कर कहा था, तुम अब मेरी हो। आज भी वैसी ही बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर पानी बरस रहा था। हर कतरा जैसे उसके जज्बात को आवाज़ दे रहा था, दिल में एक इस्तराब सा बेदार कर रहा था। उसने तकिया उठाया और सोचा, कब तक ऐसे अलग थलग रहूं? वो मेरी बीवी है, मेरी शरीके हयात, निकाह है हमारा। ये सोचते हुए वो मीरब के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो हैरत की इंतहा न रही। मीरब जाग रही थी, बिस्तर के किनारे बैठी हसाम के सर पर हाथ फेर रही थी। वो उस मंजर में खो सा गया। मीरब को जैसे ही एहसास हुआ कि तौकीर कमरे में मौजूद है तो वो संभल कर उठ गई। जैसे ही तौकीर को कमरे में देखा उसकी निगाहों में एक लम्हे को खौफ चमक उठा और फिर ये चमक गुस्से में बदल गई। तौकीर धीरे से उसके करीब हुआ। तुम मेरे निकाह में हो मीरब? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर जज्बे से लबरेज। चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम पर मेरा हक है। तुम्हें छूना, तुम्हारे करीब आना मेरे लिए जायज़ है। मीरब के चेहरे पर संजीदगी और झिझक दर्जा बदर्जा शिद्दत इख्तियार कर गई। उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हसाम को उठाया और फ़ौरन बेड से नीचे उतर आई। उसकी आंखों में अब हल्की हल्की नमी थी, जैसे दिल रो रहा हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर तौकीर समझ चुका था कि वो भागना चाहती है। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और हसाम को नरमी से लेकर दोबारा बेबी कॉट में डाल दिया। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आया, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मीरब ने पूरी शिद्दत से उसका हाथ झटक दिया। नहीं तौकीर, उसकी आवाज़ में आंसुओं की लर्जिश थी। मैं इस ताल्लुक़ के लिए ख़ुद को तैयार नहीं कर पा रही। मैं अभी नहीं। तौकीर रुक गया। जब उसने देखा कि मीरब रोने लगी है, किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह खुद में सिमट रही है, तो उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। उसे यूं लगा जैसे वो जालिम बन गया हो, एक ऐसी लड़की के खुलूस को रोंदने जा रहा हो जो दिल से उसके साथ रिश्ता निभा रही है। उसने एक गहरी सांस ली, हसाम की तरफ देखा, मीरब की हिचकियों को सुना और बगैर कुछ कहे आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे रह गई सिर्फ मीरब, जो कमरे के एक कोने में खड़ी रो रही थी। रोते रोते उसने हैरत से तौकीर को कमरे से बाहर जाते देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। एक मर्द जो अपने जज्बात में इस कदर बिफरा हुआ था कि बाकायदा उसके कमरे में आकर अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर चुका हो, रुक कैसे गया? ज़ैन भी तो यही चाहता था। अचानक इस मौके पर उसे ज़ैन का ख्याल आ गया। वो उससे मियाँ बीवी जैसा ताल्लुक़ बनाने में तमाम हदें फलांगना चाहता था, और जब वो ये ताल्लुक़ बनाने पर राज़ी ना हुई तो वो खफा हो गया और उसकी ज़िंदगी से ही निकल कर चला गया। और एक तौकीर बाजवा है
जो पूरा शरई हक रखने के बावजूद उसकी मर्जी का एहतराम कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन बेहतर हुआ? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तौकीर बाजवा के लिए पहली बार पूरे दिलो दिमाग के साथ सोचने लगी, और इस बार उसे सोचते उसने खुद ही जैन का ख्याल अपने जहन से झटक दिया। कमरे में हसान की नींद भरी सांसें गूंज रही थी और मीरब के दिल की धड़कन पहली बार एक नए रिश्ते की दस्तक पर लब्बैक कह रही थी, और फिर वो मुकम्मल तौर पर तौकीर की ख्वाहिशों के रंगों में ढल गई। अब उनका रिश्ता मुकम्मल हुआ था और उसे लगता था जैसे वो जन्म जन्म से एक दूसरे के लिए बने हैं, और असल रिश्ता भी यही होता है जिसमें आप इख्तियार रखने के बावजूद अपनी बीवी का दिल से एहतराम करते हैं, उसे वक्त देते हैं। वो इस ताल्लुक को अब समझ रही थी। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, और शायद अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल थी कि उसके कदम कभी भी गलत राह पर नहीं डगमगाए। वरना औरत और मर्द के दरमियान तो शैतान होता है जो उन्हें तन्हा देखकर बहकाने आ जाता है। उसके और जैन के दरमियान तो तन्हाई के कई लम्हात आए थे, लेकिन बस ये उसकी किस्मत थी कि वो बच गई। वक्त जैसे खामोशी से गुजर रहा था। मीरब की शादी को अब तकरीबन 1 साल होने वाला था, और वो खुद भी उम्मीद से थी। वतन में नई जिंदगी की धड़कन ने जैसे उसके दिल को और ज्यादा नरम कर दिया था, और जो दिल 1 साल पहले तक जैन के दर्द में डूबा हुआ था अब तौकीर की मोहब्बत से भरा हुआ था। उसके सब्र, उसकी खामोश मोहब्बत, उसके एहतराम ने मीरब को वो सबक दिया था जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। असल मोहब्बत क्या होती है? अब उसे इस सवाल का जवाब मिल चुका था। वो मोहब्बत जो जिस्मों से शुरू हो और जिस्म पर ख़त्म हो जाए, वो मोहब्बत नहीं होती, वो हविस होती है। और शायद यही हविस उसके और जैन के दरमियान थी, जिसे जैन ने कई बार मोहब्बत का नाम देने की कोशिश की। अगर इस वक्त मीरब ने एक लम्हे को भी अपने कदमों को डगमगाने दिया होता तो शायद वो गुनाह के दलदल में धंस जाती। वो सजदे में सर रख कर रोने लगी। ये अल्लाह का करम था जिसने मुझे बचा लिया। जैन की जिंदगी अब दूसरों के लिए इबरत बन चुकी थी। नगीन, जो कल तक जैन के साथ मोहब्बत के ख्वाब बुन रही थी, आज अदालत में तलाक का केस फाइल कर चुकी थी। मीरब को जब ये सब कुछ पता चला तो उसका दिल बहुत दुखी हुआ। नगीन ने उसे खुद बताया कि जैन एक इंतहाई बदकिरदार आदमी है। वो भंवरा है, उसका कई लड़कियों से ताल्लुक है। ताल्लुक निभाना और छोड़ देना उसकी आदत है। न जाने उसने मुझसे शादी किस लिए कर ली। शायद वो तुम्हें दिखाना चाहता था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। एक लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पूरे खानदान में चच्ची और उनका बेटा अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब उंगलियां उठा रहे थे। मीरब ने जब जैन की बर्बादी देखी तो उसका दिल अजीब तरह से लरस गया। उसे याद आया कि वो जैन से शादी की कितनी ख्वाहिशमंद थी। अगर मैं उसके निकाह में होती तो? उसने खुद से सवाल किया, तो कई आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे, और उन्हें आंसुओं के दरमियान उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं भी नगीन की तरह अदालतों में तड़प रही होती। आज उसे पहली बार पूरी शिद्दत से एहसास हुआ कि माँ बाप की चुनी हुई राहें, अल्लाह के फैसले, सब में हिकमत होती है। जैन सिर्फ उसका जिस्म चाहता था, और तौकीर बाजवा वो उसे पूरे वजूद के साथ चाहता था।